शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कबीर जुडिशियल क्लासेज में। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को कलम के बादशाह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती की खूब सारी बधाई। साथियों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमपी जुडिशरी का 2019 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 50 क्वेश्चन तक के 50 क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। यकीन मानिए साथियों, ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एमपी एज वेल एज अदर स्टेट के जो एग्जाम्स आपके पीटी के होने वाले हैं, इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो एडिशनल क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सारे क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत ही शिद्दत के साथ, पूरी तन्मयता के साथ क्लास को ज्वाइन करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट से कि गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया। गौर से सुनिएगा, बहुत ही बेहतरीन लाइन डॉक्टर अंबेडकर साहब ने लिखी है। गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया, नवाब बनकर जियोगे तो शेर समझकर सलाम ठोकेगी ये दुनिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट टू द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स etc एंड टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंसेज इन सर्टेन केसेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। लगभग सारे लोगों को ये इसका आंसर पता होगा कि आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि वो किसी भी व्यक्ति को क्षमा दान की शक्ति प्रोवाइड करा सकता है। आर्टिकल 72 में ये प्रोवाइड किया गया है कि राष्ट्रपति को, और आर्टिकल 161 में ये शक्ति दी गई है कि राज्यपाल को शक्ति प्रदान करने की शक्ति दी गई है आर्टिकल 161 में। चलिए हम लोग सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसमें जो आर्टिकल 71 क्या है, तो आर्टिकल 71 हमारा ये डिस्कस करता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित, निर्वाचन संबंधित कोई भी अगर डिस्प्यूट जनरेट होता है तो उसका विचारण कहाँ पर होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उसका विचारण किया जाएगा। आर्टिकल 58 क्या है, तो आर्टिकल 58 डिस्कस करता है कि क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट, और आर्टिकल 74 क्या डिस्कस करता है, तो आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है आर्टिकल 72 ये कहता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी जाएगी। आर्टिकल 72 डिस्कस करता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रक्रिया। आर्टिकल 58 डिस्कस करता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए। आर्टिकल 74 है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हु डिसाइड्स ए डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस अगर डिस्प्यूट में आएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देखेगा, और किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 71। तो करेक्ट आंसर क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। By which amendment of the Constitution of India provisions regarding the fundamental duties were incorporated? अगर आप लोगों ने इसके पहले के हमारे वीडियो देखे हों तो लगभग जितने क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के वीडियोज में मिल जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर है इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सेक्शन 11 में आपका फंडामेंटल ड्यूटी को भारतीय संविधान में इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो 42वां संविधान संशोधन कब का? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन लाया गया था। फंडामेंटल ड्यूटी जब इनकॉर्पोरेट किया गया था तो उस समय कितने फंडामेंटल ड्यूटी थे? तो उस समय 10 थे। अब कितने हो गए हैं? तभी 11 हो गए हैं, क्योंकि 86वां जो संविधान संशोधन 2002 का, तो उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रोवाइड किया गया है। और किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 51A के, तो इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और फंडामेंटल ड्यूटी किस संविधान संशोधन से ऐड किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 The President has power to suspend the fundamental right except the right secured by। तो आर्टिकल आपका आर्टिकल 20 और 21 आपका ये जो दो आर्टिकल हैं ये किसी भी स्थिति में ये
आपका इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो ये किस आर्टिकल में ये बताया गया है? तो आर्टिकल 359 बहुत ही क्लियरली आपका ये कहता है कि आपातकाल के दौरान भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता है। ठीक है। आर्टिकल 58 क्या कहता है? तो आर्टिकल 358 ये बताता है कि सस्पेंशंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि जब इमरजेंसी इंपोज होगी तो आर्टिकल 19 सबसे पहले ही रिस्ट्रिक्शंस में आ जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है। और इंपॉर्टेंट इसमें आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं, जैसे आर्टिकल 352 क्या है? तो आर्टिकल 352 हमारा डिस्कस करता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जो दो इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह पर आर्म्ड रिबेलियन शब्द को जोड़ा गया है। आर्टिकल 356 क्या है? तो आर्टिकल 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध का प्रावधान करता है। आर्टिकल 356। आर्टिकल 360 क्या है? तो आर्टिकल 360 आपका है वित्तीय इमरजेंसी, यानी वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगाई गई है। 1991 में ये स्थितियां प्रकट हो गई थी कि वित्तीय आपातकाल जैसी, लेकिन उस समय भी नहीं लगाया गया था। लेकिन आज श्रीलंका वित्तीय आपातकाल जैसी स्थितियों से गुजर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हेन द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट डिफर रिगार्डिंग ए बिल डेडलॉक इज रिजॉल्व बाई। अगर देखिए जब कोई डिफरेंस क्रिएट होता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में और कोई इंपॉर्टेंट बिल पास करना होता है तो उस समय राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है। लोकसभा और राज्यसभा को ज्वाइंट सिटिंग किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा को ज्वाइंट सिटिंग की आदेश कौन देगा? तो आदेश राष्ट्रपति देता है, लेकिन उसकी जो अध्यक्षता करेगा तो कौन करेगा? उसकी अध्यक्षता करेंगे लोकसभा का स्पीकर। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हेन द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट डिफर रिगार्डिंग ए बिल डेडलॉक इज रिजॉल्व्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस आर्टिकल में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 109 प्रोवाइड करता है कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान। आर्टिकल 110 धन विधेयकों की परिभाषा को आर्टिकल 110 में बताया गया है। और वहीं आर्टिकल 112 जो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट का प्रावधान आर्टिकल 112 में किया जाता है। वहीं 111 में राष्ट्रपति जो एसेंट देता है, अपनी एसेंट अनुमोदन, अपनी सहमति देता है, तो वो आर्टिकल 111 के अकॉर्डिंग देता है। ठीक है। चलिए फिर से एक बार हम लोग इसको रिकैप कर लेते हैं कि जब दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति उसको बुलाता है, उसकी अध्यक्षता करता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 108 में। आर्टिकल 109 हमारा क्या था? धन विधेयक के लिए स्पेशल प्रोविजन की बात करता है, आर्टिकल 109। आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा बताता है। 111 में राष्ट्रपति एसेंट देता है और 112 में आपका बजट का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमंग बिलो व्हिच केस इज नॉट रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। मनेका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, इसमें यह प्रावधान मतलब डिस्कस किया गया था कि क्या मतलब सरकारें किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर सकती हैं, यानी कि आर्टिकल 21 में जो जीवन जीने का अधिकार है क्या उसको भी खत्म किया जा सकता है? तो आर्टिकल 21 तो बेसिकली यही प्रोवाइड करता है कि स्टेट ऐसा कर सकता है, लेकिन उसके लिए प्रोसीजर एक बनाना पड़ेगा, एक ड्यू प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है। तो इस केस में ये बताया गया था कि अगर सरकारें ऐसा लॉ तो बना सकती हैं कि आपका जीवन जीने के अधिकार को भी वो कम कर सकती है, लेकिन ऐसे जो लॉ होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? जस्ट फेयर एंड रिजनेबल होने चाहिए। जस्ट फेयर एंड रिजनेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 वर्ड्स हैं। अक्सर एग्जाम से पूछेगा तो ये पूछेगा कि जस्ट फेयर और रिजनेबल किस केस लॉ में डिस्कस किए गए थे? तो मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल शैल कॉन्स्टिट्यूट द क्वांटम ऑफ इट्स मीटिंग। तो कितना होना चाहिए? तो हाफ ऑफ दी, आधे मेंबर होने चाहिए। ठीक है। तो देखिए किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में जीएसटी
को जोड़ा गया है, तो आपका 101वां संविधान संशोधन में जीएसटी को ऐड किया गया है। किस आर्टिकल में जोड़ा गया है? तो आर्टिकल 279A में इसको जोड़ा गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन वुड नॉट अप्लाई इन केस ऑफ मर्जर इफ नॉट लेस देन, कितना नहीं होना चाहिए? 2/3, 2/3 से कम नहीं होना चाहिए ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी कंसर्न्ड हैव एग्रीड टू सच मर्जर। तो एंटी डिफेक्शन लॉ किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था भारत के संविधान में? तो 10वां अनुसूची है उसमें आपका एंटी डिफेक्शन लॉ जोड़ा गया। और किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ को भारत के संविधान में जोड़ा गया है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेटमेंट when cannot be done directly cannot be done indirectly relates to the doctrine of, तो ऑप्शन नंबर डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस गलत। पिथ एंड सब्सटेंस आपका डिस्कस कब होता है? तो जब आपका शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग लॉ बनाया जाता है और उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट में स्टेट इन लॉ बना दिया, तो वहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस अप्लाई होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर ये भी गलत है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में क्या होता है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट को कुछ भाग तक उसको अगर कम करता है तो उस भाग तक वो वाइड हो जाएगा, ये भी गलत है। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉलरेबल लेजिस्लेशन, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी तक 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब भारत का संविधान मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी आपसे सवाल ही पूछा जाए तो 8 अनुसूची उस समय थी। जब भारत का मूल संविधान लिखा गया था उस समय 8 अनुसूची थी, अब 12 अनुसूचियां हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हम लोग देखते हैं, जैसे 6th हो गया, 7th, 8th, 9th, 10th, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो 6वीं अनुसूची क्या है? तो 6वीं अनुसूची हमारा ये बताता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का जो प्रशासन है वो कैसे ऑपरेट किया जाएगा, कौन कौन से राज्य हैं। उसमें कभी कभी पूछ लेता कौन कौन से राज्य हैं शेड्यूल 6 में, तो आपको याद रखना असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का प्रशासन शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग ऑपरेट किया जाएगा। तो शेड्यूल 7 क्या है? हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया शेड्यूल 7 में क्या है। तो शेड्यूल 7 में लिस्ट दी गई है, विषय दिए गए हैं कि लॉ बनाने की शक्ति किसको किस में दी गई है। राज्य सरकार, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, इन 3 लिस्ट की बात करता है 7 लिस्ट। 7वीं सूची। 8वीं सूची क्या है? तो 8वीं सूची हमारी बात करता है लैंग्वेज। चलिए बताइए लैंग्वेज जो भाषा मूल संविधान में कितनी भाषा थी और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और वर्तमान में अभी तक कितनी भाषाएं भारत के संविधान में हैं। चलिए 9वीं सूची जो है, 9वीं सूची आपका जो लैंड रिफॉर्म्स है उससे संबंधित है। 9वीं सूची को आपको पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 10वीं सूची एंटी डिफेक्शन लॉ है। 11वीं सूची आपका पंचायत से संबंधित है और 12वीं सूची आपका है म्यूनिसिपलिटी लॉ से, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से संबंधित है 12वीं सूची। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज लेड डाउन द लॉ रिलेटिंग टू अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन प्रोसेस एंड सेक्शन 89 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इन द कोड केस ऑफ, किस केस में है, किस केस में ये डिस्कस किया गया था? तो एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस चैरियन वर्के कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 89 सीपीसी क्या डिस्कस करता है? बेसिकली सेक्शन 89 जो है वो डिस्कस करता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट, और सेक्शन 92 आपका डिस्कस करता है पब्लिक चैरिटीज। तो सेक्शन 92 क्या है? पब्लिक चैरिटी, और 89 क्या है आपका? सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एन अपील अंडर ऑर्डर 43 ऑफ सीपीएससी शैल लाई फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स, तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। रूल 9 ऑफ ऑर्डर 22 रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड द अबेटमेंट और डिसमिसल ऑफ सूट। ठीक है, तो चलिए ऑर्डर 9 क्या है? तो ऑर्डर 9 देखते हैं। ऑर्डर 9 आपका है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस। ऑर्डर 5 क्या है? ऑर्डर 5 है इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स। एंड ऑर्डर 4 क्या है? तो ऑर्डर 4 है आपका वादों का संस्थित किया जाना, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। क्वेश्चन नंबर 13, सिविल प्रोसीजर कोड, ए डिक्री अगेंस्ट गवर्नमेंट
ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड अनलेस इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड फॉर द पीरियड ऑफ, कितने दिन के लिए अनसेटिस्फाइड होना चाहिए, तो पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, यानी कि 90 डेज तक वो अनसेटिस्फाइड होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका केस फाइल होगा सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। चलिए किस सेक्शन के अकॉर्डिंग केस सरकार के खिलाफ में या सरकार केस फाइल करती है, तो सेक्शन 79 हमारा सीपीसी का ये प्रोवाइड करता है कि सूट्स बाई और अगेंस्ट गवर्नमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, सिविल प्रोसीजर कोड, द ऑब्जेक्ट ऑफ ओरल एग्जामिनेशन अंडर आर्डर 10 रूल 2 ऑफ सीपीसी। तो क्या है ऑब्जेक्ट ऑफ ओरल एग्जामिनेशन, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, टू इलुसिडेट द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, तो ऑर्डर, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑर्डर आपका 10 क्या है, तो ऑर्डर 10 रूल 2 है आपका पक्षकार की या पक्षकार के साथी का मौखिक परीक्षा का प्रावधान आपका ऑर्डर 10 और रूल 2 करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, सिविल प्रोसीजर कोड प्रोविजंस ऑफ सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिक्री। तो एक्स पार्टी डिक्री का प्रोविजन किस शेड्यूल किस आर्डर में है, तो ऑर्डर 9 रूल 13 में ये प्रावधान करता है कि ऑर्डर 9 देखिए बेसिकली डील करता है कि अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस एंड नॉन कॉन्सिक्वेंस के जो अपीयरेंस हो गए वो आपका ऑर्डर 9 में डिस्कस होता है। और ऑर्डर 10 क्या है, तो एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय कोर्ट। ऑर्डर 12 क्या है, तो ऑर्डर 12 में एडमिशन का प्रावधान किया गया है। ऑर्डर 12 में एडमिशन हो गया। ऑर्डर 10 में आपका एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय कोर्ट है। ऑर्डर 9 है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस। और ऑर्डर 9 रूल 13 है आपका प्रोविजंस ऑफ फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिक्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, अंडर सेक्शन 13 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड ए फॉरेन जजमेंट कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, किन किन ग्राउंड पे फॉरेन जजमेंट चैलेंज किया जा सकता है, तो ऑप्शन 1 कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट करेक्ट है। ऑप्शन बी बीइंग ऑब्टेन बाय फ्रॉड, ये भी सही है। ऑप्शन 3 सस्टेनिंग ए क्लेम फाउंडेड ऑन ब्रीच ऑफ लॉ इन फोर्सेज इंडिया, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, सिविल प्रोसीजर कोड द प्रोविजंस फॉर ए स्पेसिफिक डिनाइल इज प्रोवाइडेड। तो स्पेसिफिक डिनाइल का प्रावधान किस में है, तो आपका ऑर्डर 8 रूल 3 एंड 5 में स्पेसिफिक आपका डिनाइल का प्रावधान किया गया है। तो ऑर्डर 8 क्या है, तो ऑर्डर 8 आपका है रिटन स्टेटमेंट सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। ऑर्डर 8 क्या प्रावधान करता है, एक बार फिर से आप लोग सुनिए, रिटन स्टेटमेंट सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। क्वेश्चन नंबर 18, सीपीसी द कोड कैन इशू ए कमीशन फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन किस ऑर्डर में दिया जाता है, बेसिकली देखिए कमीशन का जो प्रावधान है वो ऑर्डर 26 है। और रूल 10A में आपका ये प्रावधान बताया गया है कि कमीशन फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। और 10B में क्या बताया गया है, तो 10B में ये बताया गया है कमीशन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ मिनिस्ट्रियल एक्ट्स। ठीक है, मिनिस्ट्रियल एक्ट का प्रावधान रूल 10B में बताया गया है। और रूल 10C में क्या है, तो 10C में है मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कमीशन। मूवेबल प्रॉपर्टी की जो सेलिंग होती है उसके लिए जो कमीशन का प्रावधान है वो रूल 10C ऑफ द ऑर्डर 26। और 10B में क्या है, मिनिस्ट्रियल एक्ट के लिए फिर ऑर्डर 26 में जारी किया जाएगा। 10A क्या है आपका, तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है 10A में। क्वेश्चन नंबर 19, अंडर व्हिच प्रोविजन ऑफ सीपीसी एन ऑर्डर ऑफ टेम्पोररी इंजंक्शन में बी डिस्चार्ज वैरिड और सेट असाइड। तो किस ऑर्डर में, तो ऑर्डर 39 का रूल 4 है जो आपका ये बताता है कि टेम्पोररी इंजंक्शन में बी डिस्चार्ज वैरिड और सेट असाइड। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। रूल 4 में टेम्परेरी इंजंक्शन के वेरिएशन और उसके सेट असाइड के बारे में डिस्कस किया जाता है। ऑर्डर 39 क्या है, तो ऑर्डर 39 आपका है टेम्परेरी इंजंक्शन एंड इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हु हैज राइट टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर अंडर सेक्शन 152 ऑफ सीपीसी। तो किसको ये शक्ति दी गई है कि सेक्शन 152 के अकॉर्डिंग जजमेंट को अमेंड कर सकता है, तो एनी ऑफ द पार्टीज, किसी भी पार्टी के एप्लीकेशन पर। ठीक है, सेक्शन 152 क्या है, तो सेक्शन 152 डिस्कस ये करता है कि अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट डिक्री एंड ऑर्डर
152 में क्या दिया गया है, तो अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर, ठीक है। और सेक्शन 151 क्या है, तो सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी है कि सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को इनहेरेंट शक्तियाँ दी गई हैं 151 में। और सेक्शन 148 ए आपका है कि कैविएट लॉज करने की जो शक्ति है 148 के अकॉर्डिंग गवर्न होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड, द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ए गार्जियन एड लिटम। देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन कब होगा, कि जब बच्चा माइनर हो। तो करेक्ट आंसर क्या है कि फॉर ए माइनर डिफेंडेंट ओनली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जब माइनर डिफेंडेंट हो वहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ ए गार्जियन एड लिटम किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, वेयर ए सूट इज डिसमिस्ड अंडर रूल 2 और रूल 3 ऑफ ऑर्डर 9 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, तो क्या है, तो प्लेंटिफ में ब्रिंग ए फ्रेश सूट और ही में अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू सेट द डिसमिसल असाइड। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। रूल ऑर्डर 9 क्या है, तो हम लोगों ने भी लास्ट भी क्वेश्चंस में यही कवर किया था कि अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज का प्रावधान ऑर्डर 9 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, Civil Procedure Code, at the stage of evidence, counsel of plaintiff filed an application for adjournment which was rejected and suit was dismissed for want of evidence. Plaintiff has a remedy to file. तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। एप्लीकेशन अंडर 9 रूल 9 ऑफ सीपीसी। देखिए ऑर्डर 9 से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रूल ऑर्डर 9 हो गया, ऑर्डर 5 हो गया, ऑर्डर 21 हो गया, 39 हो गया। ये कुछ ऑर्डर हैं जो कि बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सारे ऑर्डर्स को बहुत ही आपको केयरफुली ध्यान से पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग डिस्कस करते हैं। Civil Procedure Code, an execution proceeding before trial court of a person filed an application under Order 21 Rule 97 of CPC on ground that he was bona fide purchaser of suit property. His objection, तो option number 1 is maintainable because he has bona fide purchaser. उसका जो एप्लीकेशन है उसको मेंटेन किया जाएगा क्योंकि वह क्या है, एक बोनाफाइड परचेजर है। तो ऑर्डर 21 क्या है, तो ऑर्डर 21 आपका है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड इट्स ऑर्डर। और इसका 97 रूल क्या है, तो रूल 97 है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कब्जा करने में प्रतिरोध या बाधा, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जब कोई कब्जा किया जाता है उस पर कोई बाधा होता है या प्रतिरोध होता है, वो आपका रूल 97 डील करेगा। क्वेश्चन नंबर 25, Civil Procedure Code, legal provision for restoring to a party on the modification, variation or reversal of a decree that has been lost to him in execution of decree or in direct consequence of decree is, किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो एप्लीकेशन अंडर और सेक्शन 144 ऑफ सीपीएससी, सेक्शन 144 की एप्लीकेशन के थ्रू किया जा सकता है। तो सेक्शन 144 क्या है, तो सेक्शन 144 आपका एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन है, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो आर्टिकल 144 में क्या है, तो 144 एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन है। आर्टिकल 114 है आपका तो रिव्यू का प्रावधान आर्टिकल 114 में करता है, रिवीजन का प्रावधान 115 में किया गया है, ठीक है। और 96 क्या है, तो 96 में आपका बताया गया अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, ओरिजिनल डिक्री के लिए अपील का प्रावधान सेक्शन 96 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए हम लोग टीपीए के क्वेश्चन देखते हैं। इफ द टेनेंसी ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज मंथली, देन इन ऑर्डर टू टर्मिनेट द लीज ऑफ इट ए नोटिस ऑफ व्हिच पीरियड शैल बी गिवन। देखिए जो अब ईयरली अगर लीज है तो वहाँ पर 6 महीने का नोटिस दिया जाएगा, और मंथली लीज है तो आपका 15 डेज का नोटिस दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 15 डेज का नोटिस आपको देना पड़ेगा। देखिए सेक्शन आपका 105 डिस्कस करता है, लीज को डिफाइन करता है। सेक्शन 58 क्या डिफाइन करता है, तो मॉर्गेज को डिफाइन करता है। सेल 54 में दिया गया है, तो सेक्शन 54 में सेल है, 58 में मॉर्गेज है, 105 में लीज है। चलिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, व्हेन द टू पर्सन्स म्यूचुअली ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर, नीदर थिंग और बोथ थिंग बीइंग मनी ओनली, द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। तो ये ऐसे ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सचेंज बोलते हैं।
एक्सचेंज किस सेक्शन में है, तो सेक्शन 118 से लेके 121 में एक्सचेंज का प्रावधान किया गया है। लीज हम लोगों ने डिस्कस किया, 105 में डिफाइंड है, मॉर्गेज 58 में, सेल 54 में। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, व्हाट प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड, कौन कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती हैं। ऑप्शन 1 ए मेयर राइट टू सू, ऑप्शन बी पब्लिक ऑफिस, 3 a chance of an heir apparent succeeding to an estate, and option 4 any property transfer of which is not barred by law। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ए सेल्स हिज हाउस टू बी विद द कंडीशन दैट बी कैन नॉट ट्रांसफर हिज हाउस टू एनीवन एक्सेप्ट सी, द सेल इज। तो सेक्शन 10 देखिए बेसिकली यही क्वेश्चन डील करता है कि मतलब कंडीशंस रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन का जो प्रावधान है सेक्शन 10 में किया गया है कि मतलब अगर आप कोई प्रॉपर्टी किसी को बेचते हैं उसके ऊपर कुछ कंडीशंस इंपोज कर दें कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन कंडीशन। तो कंडीशंस वैलिड, बट देखिए ट्रांजेक्शन वैलिड होगा बट कंडीशन इज वाइड, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, A make a gift of rupees 80,000 to B, but A reserves a right that B is consent to take back at pleasure rupees 30,000। यानी कि A और B एक प्रॉपर्टी, A B को एक प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है जिसकी वैल्यू 80,000 रुपये है, लेकिन वो कहता है कि 30,000 तक की जो वैल्यू है उसको हम कभी भी वापस ले सकते हैं। तो व्हाट विल बी द लीगल स्टेटस ऑफ गिफ्ट, तो उस लीगल गिफ्ट की लीगल स्टेटस क्या होंगे, तो 50,000 तक का वैलिड होगा और 30,000 तक का वो कोई गिफ्ट नहीं होगा। तो 50, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। गिफ्ट इज वैलिड अप टू ₹50,000। सेक्शन 126 ऑफ टीपी आपका यही डिस्कस करता है। 126 में बताया कि व्हेन गिफ्ट में बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड, और 122 में गिफ्ट को डिफाइन किया गया है। 127 आपका ओनरस गिफ्ट है और आपका 128 यूनिवर्सल गिफ्ट का प्रावधान किया गया है। 122 में डिफाइंड है, 126 में गिफ्ट कब सस्पेंड या रिवोक किया जा सकता है, 127 में ओनरस गिफ्ट और 128 में यूनिवर्सल गिफ्ट को डिफाइन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, सैब्रोगेशन इज रिलेटेड टू व्हिच सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सैब्रोगेशन किस सेक्शन में है, तो सैब्रोगेशन आपका सेक्शन 92 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में है। देखिए अब इसको आपको एलिमिनेट करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए 54 आपको पता है सेल है, ठीक है, सेल आपका फोरक्लोजर है। फोरक्लोजर किस पे किया जा सकता है, तो फोरक्लोजर आपका कंडीशन, जो कंडीशनल ट्रांसफ़र होते हैं उस पर फोरक्लोजर किया जाता है। सेक्शन 100 क्या है, सेक्शन 100 में आपको चार्ज डिफाइंड है। और लास्ट में बचा क्या आपका सैब्रोगेशन। सैब्रोगेशन मतलब क्या होता है, टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ द अदर। किसी व्यक्ति के अगर आप पेमेंट कर देते हैं, यानी कि अगर ए और बी के मध्य में कोई मॉर्गेज है, ठीक है, लेकिन मॉर्गेजर ने अगर लोन नहीं दिया मॉर्गेजी को, अगर मॉर्गेजी के स्थान पे आपने पैसे दे दिए तो उसका जो राइट्स एंड ड्यूटीज होंगे वो आपके ऊपर चली जाएंगी। इसको कहते हैं टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ द अदर। क्वेश्चन नंबर 32, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इन व्हिच ट्रांजेक्शन नो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इज क्रिएटेड। ठीक है, तो 32 का करेक्ट आंसर क्या, लाइसेंस। लाइसेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं क्रिएट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। तो व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जब प्रपोजर के नॉलेज में चीज़ें आ जाएंगी तो वहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस माना जाएगा। चलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब से इन्फोर्सेबल है, तो 1 सितंबर 1872 से आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन्फोर्सेबल है। सेक्शन 4 आपका ये डिस्कस करता है कि कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, कम्युनिकेशन जो है कब कंप्लीट माना जाएगा, तो सेक्शन 4 ये डिस्कस करता है। सेक्शन 6 आपका है रिवोकेशन हाउ मेड, यानी कैसे रिवोकेशन किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 7 में क्या है, तो सेक्शन 7 ये कहता है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ये सीधा सेक्शन पूछेगा किस सेक्शन में कि जो एक्सेप्टेंस है वो कैसा होना चाहिए, तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ठीक है, और सेक्शन 10 आपका क्या है कि व्हाट एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। ये क्वेश्चंस आप सबको याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपका सीधा सेक्शन से ही पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34,
Indian Contract Act, two parties agreed to enter into an agreement. They later realized that the law as they understood as applicable was not in force in India. This makes their contract. तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? वाइड होंगे. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 35. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, an alternative promise one branch of which is legal and another is illegal. तो ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं कि आधे पार्ट तक वो एग्रीमेंट वैलिड होते हैं, आधा वाइड होते हैं. फॉर एग्जांपल्स, ए ने रेंट पर कमरा लिया, ठीक है, तो कमरा लिया रहने के लिए, तो रहने के लिए कमरा लिया तो एग्रीमेंट वैलिड है. लेकिन अगर उसमें कुछ अवैध इलीगल एक्टिविटी की जाती हैं तो वो इलीगल एक्टिविटी के लिए वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वाइड हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या है? ओनली लीगल ब्रांच ऑफ अल्टरनेटिव प्रॉमिस कैन बी इन्फोर्स, अदर इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 36. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रस्ट्रेटेड. ठीक है, अगर कॉमर्शियल हार्डशिप है तो कॉन्ट्रैक्ट को फ्रस्ट्रेट नहीं किया जा सकता है. ठीक है, चलिए दो सेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें. सेक्शन 36 आपका एक है, एक सेक्शन 56 है. ठीक है, सेक्शन 56 आपका क्या है कि एग्रीमेंट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन सेक्शन 56 में है, और डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवीनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेक्शन 36 इसका प्रोविजन बताता है. सेक्शन 56 हमारा ये है कि एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स, जो इम्पॉसिबल एक्ट का जो एग्रीमेंट होता है सेक्शन 56 उसको कवर करता है. 36 में क्या है? तो एग्रीमेंट कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड. सेक्शन 56 में एक इंपॉर्टेंट केस है सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनी राम का, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनी राम. चलिए क्वेश्चन नंबर 37. सेक्शन 62 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिलेट टू द, तो सेक्शन 62 आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है नोवेशन से, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 38. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ए एग्रीज टू सील to be a specific cargo of goods supposed to be on its way from England to Bombay. It turns out that before the day of the bargain, the ship conveying the cargo had been cast away and the goods lost. Neither party was aware of these facts. The agreement is, तो 38 का ऑप्शन नंबर 3 इज द वाइड एग्रीमेंट. ऐसे एग्रीमेंट जो होंगे वो वाइड एग्रीमेंट होंगे. क्वेश्चन नंबर 39. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, which of these precedents is related with the doctrine of frustration. तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन आपका कौन सा केस है? सेक्शन 56. तो सेक्शन 56 में एक इंपॉर्टेंट केस हम लोगों ने डिस्कस किया, सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनी राम. हेडली वर्सेस बक्सेंडल का जो केस है ये आपका सेक्शन 73 आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से है. कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, ये जनरल ऑफर का केस है. मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास, ये माइनस एग्रीमेंट एज वाइड एब इनेसियो का केस है. मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष. कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, जनरल ऑफर. हेडली एंड बक्सेंडल सेक्शन 73 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनी राम आपका सेक्शन 56 से संबंधित केस है. क्वेश्चन नंबर 40. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इफ माइनर इज सप्लाइड विथ नेसेसिटीज, अगर किसी माइनर को नेसेसरीज अगर प्रोवाइड की जाती हैं तो क्या किया जा सकता है? तो जो माइनर का जो स्टेट प्रॉपर्टी है उसमें से हम उसको कवर कर सकते हैं. तो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग? सेक्शन 68 में आपका ये प्रावधान करता है कि संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति को या उसके लेखे प्रदाय की गई वस्तुओं के लिए दावा, क्लेम ऑफ नेसेसिटी. ठीक है, तो सेक्शन 68 माइनर की प्रॉपर्टी से उसको क्लेम किया जा सकता है, या फिर जो व्यक्ति असमर्थ व्यक्ति होता है, इससे पागल हो गया या फिर अदर कोई पर्सन होगा, तो सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी से हम ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्लेम कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 41. इन ए सूट फॉर इंजंक्शन अंडर सेक्शन 40 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, डैमेजेज, तो ऐसे डैमेजेस क्या किए जा सकते हैं? डैमेजेस कैन बी अवॉर्डेड ईदर इन एडिशन to or in substitution for the injunction. अगला सवाल 42. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, पावर ऑफ कोर्ट टू इंगेज एक्सपर्ट्स इज प्रोवाइडेड अंडर व्हिच सेक्शन? तो सेक्शन 14A में एक्सपर्ट के लिए प्रोविजन सेक्शन 14A में सारे में किया गया है. क्वेश्चन नंबर 43.
Specific Relief Act 1963, if a person is dispossessed from immovable property without due process of law, he has to file suit for possession। तो सेक्शन 6 में आपका यह प्रावधान किया गया है कि डिस्पोजेशन फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 6, और सेक्शन 7 में क्या है कि डिस्पोजेशन फ्रॉम मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कब तक के लिए? तो 6 मंथ, विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर डिस्पोजेशन के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 6 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये बन सकते हैं कि सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में सूट फॉर पोजीशन हो सकता है? तो एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स उसके अगेंस्ट में हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है और एक फर्म भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन ऑफ टाइटल अगर इसमें सेक्शन 6 में आता है तो उसको इरेलेवेंट माना जाएगा, और सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग अगर कोई डिक्री पास की जाती है तो उसका ना तो रिव्यू किया जा सकता है और ना ही अपील किया जा सकता है। ठीक है, इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। सेक्शन 6 में 6 महीने के अंदर आपका इसमें पोजीशन आपको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल, कंपनी या फर्म के अगेंस्ट में आप इसको सूट के लिए रिकवरी कर सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ टाइटल इसमें इरेलेवेंट होता है, ना तो अपील इसकी की जा सकती है, ना फिर रिव्यू किया जा सकता है इन डिक्रियों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, अंडर सेक्शन 20C ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 फॉर डिस्पोजल ऑफ सूट्स मैक्सिमम पीरियड इज प्रोवाइडेड फॉर। तो मैक्सिमम पीरियड क्या है? तो 18 मंथ का मैक्सिमम पीरियड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, ए प्लेंटिफ हैज फाइल्ड द सूट फॉर ओनली डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल दो ही इज नॉट द पोजीशन ऑफ द सूट प्रॉपर्टी, द सूट इज बार्ड अंडर व्हिच प्रोविजन। तो सेक्शन 34 आपका ये डिस्कस करता है कि डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, सेक्शन 34। सेक्शन 36 में क्या है? तो सेक्शन 36 आपका है प्रिवेंटिव रिलीफ इज ग्रांटेड बाय इंजंक्शन। 36 में प्रिवेंटिव रिलीफ इंजंक्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कोर्ट कैन नॉट ऑर्डर रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्शन 1, वेयर द इंस्ट्रूमेंट थ्रू fraud does not express the real intention of the parties. Option B, the instrument through mutual mistake does not express the real intention of the parties. And option 3, where the instrument is the articles of association of company. And option 4, where the rectification of the instrument can be done without prejudice to rights acquired by third person in good faith. करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, where the instrument is the article of association of company. Question number 47, any other application for which limitation period has not been provided in limitation act then the limitation period will be। तो limitation period क्या होगा कि 3 years का limitation period होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 48, सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू। तो 48 का करेक्ट आंसर होगा आपका सूट। जो सूट होगा सेक्शन 5 में वो सूट में अप्लाई नहीं करेगा लिमिटेशन पीरियड। बाकी अपील हो गया, एप्लीकेशन हो गया, इन दोनों में अप्लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 49, लिमिटेशन एक्ट इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन दैट डे शैल बी एक्सक्लूडेड ऑन व्हिच। तो कौन कौन से डे? तो लिमिटेशन पीरियड इज टू बी कंप्यूटेड, सही है, करेक्ट आंसर। द जजमेंट हैज बीन प्रोनाउंस्ड इन अपील, करेक्ट आंसर। द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग ए कॉपी ऑफ द जजमेंट, करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस वीडियो का, लिमिटेशन एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट इन ए सूट फॉर द प्रॉपर द सूट शैल बी डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड ऑन द डेट। तो किस डेट को सूट किया जाएगा? तो व्हेन एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज ए प्रॉपर इज मेड। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में 51 से लेकर के हम लोग 100 क्वेश्चन तक के हम लोग वीडियो कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे के जो लास्ट जीके जीएस और कंप्यूटर इंग्लिश है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर करते हैं।